नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा और आज इस वक्त मैं एक झारखंड के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में मौजूद हूँ जिसका नाम है इंटर साइंस कॉलेज। और इस नाम से बिल्कुल आप सब बिल्कुल परिचित होंगे क्योंकि ये आज कहीं ना कहीं झारखंड का आन बान शान बन चुका है। तो आज हमारे बीच खास मेहमान हैं और ख़ास मेहमान क्या, मैं इनका चरण स्पर्श करके बिल्कुल अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं भी इनका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। और आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि मैं सर के साथ एक इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर का सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। सर आज मैं आपसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा और अपने प्रदेश और अपने भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेश के लोगों को भी बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा कि हज़ारीबाग में स्थापित ये इंटर साइंस कॉलेज क्या है और कैसे ये परचम लहरा रहा है। सर सबसे पहला सवाल सर हमारा कि सर साइंस एकेडमी से इंटर साइंस कॉलेज में तब्दील होने के पीछे का सर जो कहानी रहा है थोड़ा सा संक्षिप्त में सर। साइंस एकेडमी की स्थापना 1996 में हुई थी और इंटर साइंस कॉलेज 2005 में बना। बीच के जो 9 साल थे उसका जो एक्सपीरियंस था कि हम काम करते थे लेकिन नाम किसी और संस्थाओं का होता था। और वो दौर आजकल के जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नहीं था। वो दौर पढ़ाई मतलब पढ़ाई। आज जो सपने बेचे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने एग्जामिनेशंस में इतने ब्रेन टीजर्स क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि स्टूडेंट में हैवॉक होता है और वो स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग की ओर भी दौड़ जाते हैं। वैसा वो अट्रैक्शन के लिए नहीं था। तो जो उस समय का कॉलेजेस थे हज़ारीबाग के, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, रिजल्ट अच्छा करते थे, लेकिन नाम हमारा नहीं हो पाता था। और साथ साथ में कभी हमने अपने साइंस एकेडमी का कभी एडवर्टीजमेंट नहीं दिया कि मेरा रिजल्ट ऐसा है, इतने टॉपर इतने। तो कुल मिलाकर के मेहनत के बावजूद भी नाम नहीं हो पाता था। इसलिए सोचा कि चलो भाई अब बच्चे अपने, मेहनत अपना, रिजल्ट अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सर ने बताया कि मेहनत सर का होता था लेकिन नाम और जो क्रेडिट होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल वो किसी और संस्थान को चला जाता था। तो सर ने अपने अथक प्रयास से शिक्षा को, एक हज़ारीबाग को शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल एक नया पहचान दिलाया है। सर दूसरा हमारा सवाल है सर आपसे कि सर हर साल सर प्रत्येक वर्ष अपने कॉलेज से 1-2 स्टूडेंट तो टॉप 10 में आ ही जाते हैं। तो सर उस टॉप 10 के पीछे का सर क्या गुरु मंत्र है सर, क्या कुछ खास है जो प्रत्येक वर्ष हम लोग को मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी खासियत है रेगुलर क्लासेज और प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस। आजकल जो रिजल्ट बहुत अच्छा, पूरे प्रदेश का रिजल्ट बहुत अच्छा है परसेंटेज में, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मॉडल क्वेश्चंस दे करके स्टूडेंट्स के पास नंबर तो आ जाते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम आ रहा है। तो हमारे यहाँ के जो 10-15% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। और हमारे जो टीम है, जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों का, उनके द्वारा लगातार जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, उन एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिस के कारण ही हर साल अच्छा रिजल्ट होता है। और 2011 से लेके अभी तक हम लोग शायद टॉप 10 के लिस्ट में 50 से ऊपर नाम आ चुका है। 2015 में 8 थे, इस बार भी हम लोग 8 हैं टॉप 10 में। इस बार फर्स्ट टॉपर भी है और आगे भी रहेगा जब तक रेगुलरिटी इन एजुकेशन एंड रेगुलरिटी इन प्रैक्टिसिंग एग्जामिनेशंस, तब तक रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा। मतलब देखिए सर के जहाँ तक हमें ऐसा समझ में आया कि सर के कॉलेज में और संस्थान में जो रेगुलर 5 घंटे का जो क्लास चलता है और साथ ही साथ हर वीकली या मंथली जो टेस्ट सीरीज चलता है, कहीं ना कहीं सफलता के पीछे का मूल मंत्र यही साबित हो रहा है। सर एक चीज़ और हमारा अगला सवाल है सर
कि जिस तरीके से इंटर कॉलेज में और इंटर की पढ़ाई में ये अपना लोहा साबित कर रहा है और यहाँ साइंस के लिए ये जाना जाता है, तो क्या सर यहाँ के बच्चों के लिए सर भविष्य में क्या इंटर साइंस कॉलेज से ये उम्मीद की जा सकती है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इनका कुछ योगदान होने वाला है? इंटर साइंस कॉलेज शिक्षा के किसी भी आयाम में विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आवश्यकता है कि जो हजारीबाग के, झारखंड के युवा वर्ग हैं, उद्यमी हैं, जो संपत्तिशाली लोग हैं, जिनको शिक्षा के प्रति झुकाव है, अगर वो सामने आ जाए तो हम पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब मिला मुझे कि अगर सरकार की ओर से और हजारीबाग या झारखंड के किसी भी व्यक्ति की तरफ से जिनका शिक्षा की तरफ झुकाव है और वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का अपना एक अलग पहचान बने, क्योंकि झारखंड के बच्चे हर साल लार्ज अमाउंट में उड़ीसा और अलग अलग प्रदेश में जाते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी आकर हमारे प्रदेश में आएँ, पढ़ें, कि गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल करें। सर आगे एक और है सर हमारा एक आपसे सवाल कि लगातार इतनी व्यस्तता में सर एक इंसान को लगातार, क्योंकि मैंने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जब मैं कॉलेज में था तो 7 से 12 और 12 से 5 क्लास चलता था, और जाड़े के महीने में भी जब हम लोग का क्लास चलता था 7 बजे, तो उससे ठीक 1-2 घंटा पहले सर कॉलेज में आ जाते थे और क्लास खत्म होने के बाद भी देर रात तक सर कॉलेज में रहते। सर कितना ये जो कार्यशैली है इसके पीछे का सर ऊर्जा और एनर्जी क्या है सर? देखिए, अगर किसी कार्य के प्रति आपको प्रतिबद्धता है तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जा मिलेगी ही। और मेरा तो मानना है कि हर व्यक्ति में किसी न किसी दैवी शक्ति का वास होता है। निश्चित रूप से उस ईश्वरीय शक्ति का कुछ वरदान मुझे भी प्राप्त है और मैं उसी को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहता हूँ। आजकल के समय में आप देखते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री भी 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। नवरात्र में 9 दिन वो उपवास करते हैं, केवल जल पर रहते हैं तो भी उतने ही ऊर्जावान रहते हैं, ऊर्जा के साथ रहते हैं। तो उसी तरह से ईश्वरीय कुछ वरदान मुझे भी है और मैं कोई खास विशेष इसके लिए प्रयास नहीं करता हूँ। आज नहीं, 1992 से 2022 मतलब 30 साल हो गए कि नियमित 10 घंटे क्या 12 घंटे 12 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। और हमारे यहाँ कोई फाइल वर्क भी हमारे कॉलेज में पेंडिंग नहीं होता है। 10 घंटे मेरे क्लास लेने के बाद भी कोई ऑफिशियल वर्क में जरा सा भी माने विलम्ब नहीं होता है। सर एक और जानकारी सर, क्योंकि आज सर देखा जाता है कि हमारे प्रदेश में सर बहुत से ग्रामीण बच्चे ही ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं अलग अलग शहरों से। सर हमारा एक मतलब पर्सनली सवाल है सर कि अगर हमारे समाज का कोई बच्चा जो कि 10वीं में अच्छा करता है लेकिन आर्थिक रूप से बिल्कुल सर वो कमज़ोर है लेकिन पढ़ने की इच्छा है सर उसमें, तो क्या सर वैसों बच्चों के लिए कुछ कॉलेज की तरफ से कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह सर? देखिए, हमारे बच्चे जो कॉलेज टॉप किए, स्टेट टॉपर्स में आए, उसके बाद उन लोगों का नीट में हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो कॉलेज के तरफ से अगर संभव नहीं भी हुआ तो मैं व्यक्तिगत तौर से उन लोगों के लिए जो 50-60 हज़ार रुपये फी थे मैंने व्यक्तिगत रूप से जमा किया। अभी भी जिन बच्चों के माता पिता कोरोना के समय में का देहावसान हो गया या जिनकी नौकरी छूट गई या जो वास्तव में कोरोना से पीड़ित हुए, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने काफ़ी राहत दी है। और निश्चित रूप से जो अगर मेधावी छात्र है वो अगर हमसे मिलता है तो केवल फी की बात ही नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उसको मदद करता हूँ। और जो हमारे स्टेट टॉपर्स के लिस्ट में आते हैं उनको 51,000, 25,000, 15,000, हर 80% वाले को 1,000 रुपया,
हर 90% वाले को 2,000 रुपया ये हम लोग जी हम लोग पुरस्कार राशि भी देते हैं। इस साल का भी बाकी है, इस साल का दिसंबर महीने में दिया जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से सर ने अलग अलग बिंदुओं पर दिया। सर एक और सर, क्योंकि आज के डेट में सर परिवार और माता पिता का भी कहीं ना कहीं सर उम्मीद होता है कि हमारे बच्चे साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो वो उसी क्षेत्र में सफलता हासिल करें, लेकिन सर ऐसा तो हो नहीं पाता है। तो सर आप अपने शब्दों में वैसे परिवार को क्या संदेश देना चाहिए कि सर सफलता का क्या आयाम होता है? देखिए, मेरी नज़र में सफलता का मतलब है जिसमें आत्मा को शांति हो। निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन में धन उपार्जन भी आवश्यक है, और अब जो 1991 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, हम लोगों का रहन सहन का तरीका बदल गया है। हम लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा लैविशली जीना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े मकान हों, अच्छे खासे कैंपस हों, लेकिन सफलता वो भी है, हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन सफलता है आत्मशक्ति का विकास, और निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष को अपने गुण को पहचानना चाहिए। अगर कोई अच्छा बड़ा व्यवसायी है तो भी लोग उसको उसी अच्छे नज़र से देखते हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो भी। इसलिए केवल अधिकारी बनने में या केवल इंजीनियर बनने में या डॉक्टर बनने में ही सफलता नहीं है। एक सफल इंसान बनने में और अपने परिवार को सुव्यवस्थित ढंग से वह संचालित कर सके, इतनी आय अगर हो गई तो वो सफल है। इसलिए सफलता के आपाधापी में रहने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि राज्य या प्रदेश या देश तभी सफल होगा जब यहाँ के युवा वर्ग नौकरी देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। अभी भी लोग सरकारी नौकरियों में, आप देख लीजिए कि जितने भी सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं उनमें से कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे आप कहिएगा तो बहुत खराब लगता है उनको, लेकिन मैं सरकारी स्कूल की गुणवत्ता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षक के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या विभिन्न अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? आप खुद अनुमान कर सकते हैं। तो इसलिए केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नौकरी प्राप्त करना यह भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ का युवा वर्ग जब नौकरी देने वाला बन जाएगा तो प्रदेश और राष्ट्र निश्चित रूप से समुन्नत होगा। सर हमारा आखिरी सवाल सर आपसे, सर नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा सर कि वो कुछ मानसिक तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि एक सीमित समय में अगर उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाती तो वो कहीं ना कहीं सर वो तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वैसे छात्रों के लिए, वैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा सर? मैं तो कहूँगा कि डिप्रेशन शब्द को ही भारत के डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये यूरोपीय मानसिकता का परिचायक है। हाँ, नीचे रोज शाम में घंटे 2 घंटे घूमें, टहलें, खेलें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। डिप्रेशन या तनाव या चिंता या अंतर्मुखी होने का भाव ही न आए। हाँ, जो उस क्लास उससे आगे बढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि रिजल्ट कुछ नहीं होता है। आपका किसी परीक्षा में मार्क्स आपके ज्ञान का द्योतक नहीं है, वो केवल उस साल पूछे गए प्रश्न पत्र के तुलना में आपका ज्ञान का सूचक है। इसलिए आप अपने नैसर्गिक जो ओरिजिनलिटी है उसको बनाए रखिए, कभी भी डिप्रेशन में मत आइए। और जब कभी तनाव हो तो घर के लोगों से, दोस्त से और शिक्षकों से उस बात का डिस्कशन होना चाहिए। आज तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना इतना व्यस्त समय निकाल कर हमें दिया, और इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं।
और आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइए कि सर के साथ हमारा ये बातचीत कैसा लगा आप लोगों को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा आज का ये इंटरव्यू हमारे प्रदेश के और देश के अन्य हिस्सों के भी युवा छात्रों के लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकता है। सर लास्ट में सर क्या संदेश दीजिएगा सर हमारे काम के प्रति? आपने अच्छा काम किया है और आप आगे भी समाज को जागरूक बनाते रहें। और वैसे लोगों का भी, जैसे आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वैसे लोगों का भी आप इंटरव्यू करें जिनके पास आर्थिक संपत्ति है, जो सक्षम है और वो इसमें आ सकते हैं। हो सकता है कि वो सीधे सीधे हमसे संपर्क में न हो। अगर आपके संपर्क में है तो आप उन लोगों को भी जोड़ें। और हम एक नया आयाम शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर से, वो है ग्रामीण डिजिटल एजुकेशन। हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर पढ़ाई तो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने में शो ऑफ ज़्यादा और क्वालिटी कम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम खर्च में गांव-गांव तक डिजिटल एजुकेशन का विस्तार हो और उसमें भी आप योगदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।